अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम हेडिंग दे देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट उस वक्त अप्लाई होता है जब हम जितने भी रिएक्टेंट्स हों उसका अमाउंट सिलेक्ट करें या अमाउंट लें प्रोडक्ट बनाने के लिए। इससे पहले क्या हो रहा था, हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें स्टोइचियोमेट्री में हमें किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन था जिसको बेस बना के हम कैलकुलेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन होगा। फिर जब सारे रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन होगा तो फिर उसकी कैलकुलेशन होगी वही स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड, लेकिन उसके लिए हमें ये तलाश करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है या लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई वाटर की फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 2 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के एटम हो, 1 ऑक्सीजन के एटम हो तो वाटर बनेगा, राइट। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 4 एटम्स हाइड्रोजन के हों, 4 एटम्स ऑक्सीजन के हों, तो बताएं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? तो आप सारों का जवाब होगा 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। क्यों 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि एक वाटर के लिए कितने चाहिए हमें? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जब 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन 4 में से बचे 2 और ऑक्सीजन 4 में से बचे 3। फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल बनाया। तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में हमने फिर 2 हाइड्रोजन उठाए और ऑक्सीजन कितना उठाया? 1। अब कितने हाइड्रोजन रहे पीछे? 0। कितने ऑक्सीजन रहे? 2। क्या आप और वाटर मॉलिक्यूल आगे बना सकते हो? You will say no, because you are running with the shortage of hydrogen atoms. आपके पास हाइड्रोजन एटम की क्या है? शॉर्टेज है। या हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि जैसे नाइन एटम्स H के हों और 9 एटम्स N के हों, तो बताएं कितनी अमोनिया बनेगी? हाउ मच अमोनिया विल बी फॉर्म्ड? तो अब आप देखते हैं कि क्या होगा। अमोनिया के लिए नाइट्रोजन उठाएंगे, हाइड्रोजन उठाएंगे और अमोनिया बनेगी। ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास टोटल? 9। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने हैं? 9। ठीक है। अमोनिया के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? 1। जब आप 1 नाइट्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3,
तो जब एक नाइट्रोजन लेंगे तो नाइट्रोजन कितने बच जाएंगे आपके पास? 8। हाइड्रोजन कितने लेंगे हम 9 में से? अमोनिया के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो कितने हाइड्रोजन पीछे रह गए? 9 थे, 9 में से 3 चले गए, बाकी कितने रहे? 6। अब देखें, दोबारा स्टार्ट करें, कितने हैं हमारे पास? 8, ये कितने रह गए? 6। फिर अमोनिया दोबारा बनेगा, तो अमोनिया के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए हमें? 1। ठीक है, जब 1 लेंगे तो यहां कितने हाइड्रोजन, वो नाइट्रोजन बचेंगे? 7। हाइड्रोजन 6 थे, 6 में से अमोनिया में 3 चले गए, पीछे कितने रहे? 3। अब दोबारा देखो कितने हैं नाइट्रोजन, कितने रहे हमारे पास लेफ्ट, और ये यूज्ड। ठीक है, ये लेफ्ट, ये यूज्ड, और हेडिंग इसको हम कर देते हैं कि दिस इज N, दिस इज H। अब कितने हैं हमारे पास नाइट्रोजन? 7। अमोनिया बनाने के लिए दोबारा कितने नाइट्रोजन चाहिए? सिर्फ 1। 7 थे, पीछे कितने रहे? 6। हाइड्रोजन कितने बचे थे? 3। अमोनिया में कितने कंज्यूम होंगे? 3। तो पीछे कितने रहेंगे? 0। तो अब आप देखें कि क्या बचा हमारे पास कि ये यूज्ड, ये लेफ्ट, ये वर्डिंग चेंज हो जाएगी। पहले यूज्ड लिखेंगे फिर लेफ्ट लिखेंगे। पहले देखें, शुरू में कितने हमारे पास? 9 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 9 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो 9 हमने उठाए। ठीक है, अमोनिया के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए? 1। 9 थे, 9 में से 1 चला गया, कितने रह गए? 8। हाइड्रोजन भी 9 थे, 9 में से कितने यूज होंगे? 3। तो पीछे कितने रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे 6। फिर दोबारा कितने ये थे? 8। ये कितने थे? 6। फिर अमोनिया के लिए कितने यूज हुए? 1 नाइट्रोजन, तो पीछे कितने रह गए? 7। हाइड्रोजन कितने थे? 6 में से कितने यूज हुए? 3, तो पीछे कितने रहे? 3। सेम केस, ये रहे 7, ये रहे कितने? 7 में से 1 यूज हो गया, फिर कितने रह गए? 6। ये कितने थे? 3 में से 3 यूज हो गए, तो पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो गया। जब हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया तो क्या आप ये प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हो? You will say no, we cannot proceed further. Why? Because you are running with the shortage of hydrogen. हाइड्रोजन की शॉर्टेज हो गई आपके पास, और यहां पर नाइट्रोजन बच गया, ये कंज्यूम हो गया, ये लेफ्ट हो गया, बच गया। ठीक है, तो जो कंज्यूम हो जाए उसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो कंज्यूम हो जाए उसका नाम क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच जाए उसका नाम है एक्सेसिव रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों की विजुअलाइजेशन और क्लियर हो। जैसे हमारे पास हों 12 हाइड्रोजन 12 कार्बन। ठीक है, 12 हाइड्रोजन और 12 कार्बन। तो 12 हाइड्रोजन और 12 कार्बन मिलके बनाते हैं मीथेन, CH4। अब देखो CH4 के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? How many hydrogens are needed? 4।
तो 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे। कितने कार्बन चाहिए? एक हाइड्रोजन चला जाएगा। तो अब हमारे पास अगर आगे देखें तो अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन? 12 थे, 12 में से कितने रह गए? 8। ठीक है, कार्बन 12 से 12 में से 1 चला गया, बाकी कितने रह गए? 11 कार्बन एटम। ठीक है, दोबारा हम चाहते हैं कि हम मीथेन बनाएं। ठीक है, CH4। अगेन मीथेन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। 4 हाइड्रोजन तो -4 हो जाएगा। कितने कार्बन चाहिए मीथेन में? देखो ना, मीथेन की क्या कंपोजिशन है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 11 चले गए। 11 में से कितना जाएगा? 1। तो अब देखो हमारे पास CH4 बन गया। फिर नेक्स्ट 8 में से 4 गए तो कितने हाइड्रोजन रह गए? 4। और कार्बन कितने रहे? 10। क्या मीथेन हम और बना सकते हैं? यस, वी कैन मेक मोर मीथेन। CH4 बनेगा। अब देखें, मीथेन के लिए 4 हाइड्रोजन और कितने चाहिए हमें? 1 कार्बन। तो अब कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 4 हाइड्रोजन थे, चारों के चारों कंज्यूम हो गए, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 0। हाउ मेनी कार्बन? 9। तो कौन सी चीज कंज्यूम हो गई? ठीक है, विच सब्सटेंस इज कंज्यूम्ड फर्स्ट? तो कौन सी चीज कंज्यूम हुई? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या बन गया? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सी चीज पीछे रह गई? एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हमने एग्जाम्पल ये कंसीडर किया। अब मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन बनाए जो तकरीबन पेपर में आती रहती है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां कौन था हमारे पास? हाइड्रोजन। तो वो क्या हो गया? पहले कंज्यूम हो गया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते ही उसे हैं कि रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट। और जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो वो क्या कर देगा? एंड स्टॉप्स द रिएक्शन, इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन को स्टॉप कर दे तो उस रिएक्टेंट को क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अ रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड स्टॉप्स द रिएक्शन, रिएक्शन को रोक दे। जैसे यहां जैसे ही ये वाले हाइड्रोजन खत्म हो गए तो क्या आप और अमोनिया बना सकते हो? यू विल से नो, वी कैन नॉट मेक फर्दर अमोनिया। व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज एंडेड। क्या यहां आप फर्दर मीथेन बना सकते हो इससे आगे? यू विल से नो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया। तो जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो रिएक्शन को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा और उसे ही कहा जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या है? कि इट लिमिट्स द रिएक्शन, ये रिएक्शन को रोकता है, इस रिएक्शन को अपने कंट्रोल में करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको दूसरे लफ्जों में हम यूं भी समझ सकते हैं। कैसे? अगर यहां मैं आपसे पूछूं कि आपने 9 हाइड्रोजन्स लिए थे, 9 नाइट्रोजन्स लिए थे, मैं पूछूं कि कौन सा पूरा कंज्यूम हुआ? Which was consumed first? तो आप कहोगे पहले हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ। या मैं पूछूं कि कौन सा पूरा कंज्यूम हुआ? Which is completely consumed? तो यहां पर अगर 9 हाइड्रोजन थे
तो 9 के 9 ही कंज्यूम हो गए। यहां पे 9 नाइट्रोजन थे तो 9 कंज्यूम नहीं हुए, सिर्फ कितने कंज्यूम हुए? 3। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट which is completely consumed, ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उस रिएक्टेंट को भी क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक फाइनल इसकी डेफिनेशन जो लास्ट ईयर भी पेपर में आई थी। ठीक है, यहां देखें, हमने कहा कि भाई 9 एटम्स हैं तो कम से कम 9 अमोनिया तो बने। यहां पे 12 एटम्स हैं तो कम से कम 12 मॉलिक्यूल्स मीथेन के तो बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट उससे कम थी। ठीक है, द प्रोडक्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, जितनी प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोडक्ट उतनी नहीं बनी। तो अगर प्रोडक्ट उतनी नहीं बनी तो उसका रीजन, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि रिएक्टेंट दैट गिव्स मिनिमम amount of product is known as limiting reactant। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट दे तो उस रिएक्टेंट को भी क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात? और हमने कहा कि जो बच जाए उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे एक्सेसिव रिएजेंट। द रिएक्टेंट दैट इज लेफ्ट अनयूज्ड इज नोन एज एक्सेसिव रिएजेंट या एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने के लिए आप ये भी एक मिसाल समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई बर्गर बनाओ या सैंडविच बनाओ, तो सैंडविच बनाने का वैसे रेसिपी सारों को पता है, लेकिन अगर हम मोटी मोटी बात करें तो हम कहेंगे कि भाई हमें 2 स्लाइसेस चाहिए ब्रेड के और एक मटेरियल चाहिए जो उन स्लाइसेस के बीच में फिल किया जाए। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 स्लाइस 1 बर्गर या 1 सैंडविच यू नीड 2 स्लाइस एंड 1 कबाब। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जो अक्सर लोग देते हैं इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की चीजों को समझने के लिए। अगर मैं आपके पास कहूं कि आपके पास 10 स्लाइसेस हों और 10 कबाब हों तो कितने सैंडविचेस बनेंगे? तो आप खुद ही कहेंगे कि 10। क्या मैंने सही बोला? नहीं। क्यों? क्योंकि एक उसके सैंडविच के लिए कितने चाहिए? 2 स्लाइस। कितने कबाब चाहिए? 1। तो आपके पास बनेंगे 5 सैंडविचेस, 5 सैंडविच बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? आप ज्यादा सैंडविच नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपके पास स्लाइसेस कंज्यूम हो गए। लेकिन आपके पास एक चीज बच गई। क्या चीज बच गई? आपके पास वो चीज बच गई जिसका नाम है कबाब।
अब ऐसा नहीं कि वो कोई बच्चा बोले सर हम उसको ऊपर लगा के खा लेते हैं या उसको ऐसे ही खा लेते हैं ब्रेड के साथ, तो ये उसकी मर्जी है। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्लाइसेस पहले कंज्यूम हो जाएंगे, कबाब बाद में कंज्यूम होंगे, तो जो पहले कंज्यूम होगा उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बाद में कंज्यूम होगा या जो रह जाएगा उसे कहेंगे हम एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, समझ गए बात। और कैलकुलेशन जो है वो हमेशा किसको बेस बना के की जाएगी? एक्सेसिव रिएजेंट को नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट को। कैलकुलेशन इज ऑलवेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग ही रिएक्टेंट वो चीज है जो पूरे की पूरी कंज्यूम होती है। अब इसके प्रॉब्लम उसी फार्मूले से होंगे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैजिकल फार्मूला। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई फाइंड, यहां देखें मैंने एग्जांपल लिया है एटम्स के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास एटम्स के हिसाब से नहीं होता, ग्राम्स के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से। तो फाइंड द मास ऑफ NH3 produced by the reaction of 14 gram of each N2 and H2। ठीक है, find the mass of NH3 produced by the reaction of 14 gram of each N2 and H2। अब देखें, जैसे ही प्रॉब्लम में आपको ये दिखाई दे कि ईच, तो आपने समझ जाना है कि ये एक नॉर्मल स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं होगी। ये कैलकुलेशन होगी किस हिसाब से? ये कैलकुलेशन होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से। क्या 14 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे पूरे या 14 ग्राम नाइट्रोजन कंज्यूम होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे हम, N2 प्लस H2 एरो NH3, इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। ठीक है, वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए यहां 3 लग जाएगा। अब देखें, नाइट्रोजन के भी ग्राम्स हैं, हाइड्रोजन के भी ग्राम्स हैं, तो इक्वेशन से ग्राम निकाल लें। इक्वेशन से इसके कितने ग्राम निकलेंगे? 28 ग्राम। हाइड्रोजन के ग्राम्स निकालें तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स लगेंगे? 3 × 2 6 ग्राम्स। अमोनिया कैलकुलेट करना है तो 2NH3 17 34 ग्राम। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कहां होगा? रिएक्टेंट वाली साइड होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कहां होगा? यू विल फाइंड इट ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स, मींस लेफ्ट साइड होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस तरफ होगा। अब मैं आपको एक सिंपल और सादा सी ट्रिक बताता हूं जिससे लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चल जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसके ग्राम्स ज्यादा निकलेंगे इक्वेशन से। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होगा जिसके इक्वेशन से ग्राम्स ज्यादा निकलेंगे। तो इक्वेशन से ग्राम देखो किसके ज्यादा निकले, नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के? तो आप कहोगे नाइट्रोजन के। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? N2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। बस बात इतनी, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया तो कैलकुलेशन इसको बेस बना के की जाएगी। और ये ट्रिक कहां लगती है? जब ग्राम्स इक्वल हो, 10 ग्राम्स 5 ग्राम्स 100 ग्राम्स दोनों के अगर इक्वल ग्राम हो तो इक्वेशन में आप देखें और इक्वेशन में क्या निकालें? ग्राम्स निकालें। अगर इक्वेशन में ग्राम्स एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, तो जिसके ग्राम्स ज्यादा निकलेंगे उसके ग्राम्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट ले लेंगे। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन कर दें। कैलकुलेशन में हमारा मैजिकल फार्मूला क्या, जिसको कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखें। किसको कैलकुलेट करना है भाई? NH3 को। तो NH3 का मास ऊपर। किससे कैलकुलेट करना है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का मास नीचे। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू गिवन है? देखो 14 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवीजन आती है हमें
1, ये 2। तो क्या आ गया आंसर? 17 ग्राम। ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट करें। तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब सवाल देखो, क्या है सवाल? When 36 grams of each C and O2, each C माना कार्बन एंड O2 are mixed to form CO2। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हमने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और ये भी बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कह सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वेयर ऑल द रिएक्टेंट्स, अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर गिवन। तो ये CO2 हो गया। कार्बन का इक्वेशन से मास निकालें तो कितना निकलेगा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का इक्वेशन से मास निकालें तो कितना निकलेगा? 32 ग्राम। और CO2 का मास कितना निकलेगा? 44 ग्राम। अब आप सवाल को देखो, मासेस दोनों के क्या हैं? ईच, और ईच का मतलब है दोनों के 36 है। जब दोनों के इक्वल मासेस हों तो वहां मैंने आपको एक सुपर ट्रिक बताई है कि क्या करोगे आप ये देखोगे जिसका मास ज्यादा होगा इक्वेशनल, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जिसका मास इक्वेशनल ज्यादा होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अब बताएं किसका मास ज्यादा है, कार्बन का, ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। तो O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी को बेस बना के कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, जैसे अब यहां पे ऑक्सीजन को बेस बना के कैलकुलेशन की जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। वही हमारा फार्मूला, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर लिखना है, जिससे कैलकुलेट करना है उसको नीचे लिखना है, डिवाइड करना है, और क्वेश्चन वाली वैल्यू से कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम? 36। तो देखो 8, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 11, 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4.5। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 4.5। अब ये आपको मल्टीप्लाई डिवाइड आती होगी, ठीक है, ये सिंपल है। तो क्या करेंगे हम? 45 मल्टीप्लाइड बाय 11। सीख लें, फ्रैक्शन वाली डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन हो बगैर फ्रैक्शन के कर लिया करो। तो 11 की डबल 5 पे कितनी जाएगी? 5 टाइम्स 55, 5 कैरी करेंगे हम, और ये क्या हो जाएगा? 11 4, ये हो जाएगा 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा? 44 और 45 49। ठीक है, हो गई। अब आप देखें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ? डेसिमल के बाद कितने हैं? यहाँ कोई नहीं, यहाँ 1 है। तो हम भी डेसिमल 1 के बाद लगाएंगे। तो डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा?
अब देखें ये सिंपल मैट्रिक्स 6वीं 7वीं क्लास की है, ठीक है, समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नोट करें इसको, तो हम फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। हाँ, तो बच्चों आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ा है, अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करने लगे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ 200 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड द लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी। इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, बड़ी ज़्यादा जगहों पर बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती है हमें, कि जब सारे रिएक्टेंट का मास एक जैसा हो तो फिर मास निकालें, जिसका मास ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। 2 Na2S, Na2 का कितना मास है? 46, तो 46 32, तो ये कितने हो गए? 8 9, ठीक है। तो 46 बल्कि 7 78, तो 78 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 ग्राम। Na2CO3 का मास निकालें तो 46 12 और ये 10 कितना हो जाएगा? सोडियम का 46 और 48 और ये कितना हो जाएगा? 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 और 46 106 ग्राम। 4SO2 का मास कितना है? 64 इंटू 4 256 ग्राम। हाँ जी, अब बताओ विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। मेरी ट्रिक जहन में रहे, जब दोनों का मास इक्वल हो, ठीक है, जब दोनों का मास इक्वल हो तो आप क्या देखोगे? उसको देखोगे जिसका इक्वेशन से मास ज्यादा निकला। तो इक्वेशन से किसका मास ज्यादा निकला? SO2 का। तो दिस SO2 इज व्हाट? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। अब आप बुक में देखेंगे बड़ा लंबा चौड़ा तरीका है। आप देखें ये बुक में एग्जाम्पल है, लास्ट पेज पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के फौरन बाद ये एग्जाम्पल स्टार्ट होती है। वहां देखें कितना लंबा तरीका है, ये एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया, ठीक है। If 100 ग्राम of each NH4Cl and COH are reacted, dash will be the limiting reactant. Same case, इक्वेशन से मास निकालें 2, NH4Cl का मास कितना निकलेगा? 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18 और 35.5 तो कितने हो जाएंगे? 18 और 35.5 45 और 8 53.5, तो 53 ये कितने हो जाएंगे? 107 ग्राम। COOH 40 और ये 32 और ये 2 34, तो ये कितने हो जाएंगे? 74 ग्राम। अब बताओ भाई क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट? शाबाश, जल्दी। मैंने क्या बताया? जिसका इक्वेशन से मास ज्यादा होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मास ज्यादा है तो क्या होगा? दिस विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा? ये, ठीक है। समझ गए बात को? बिल्कुल सिंपल मैंने कर दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में जिसका इक्वेशन से मास ज्यादा निकले वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। कब? सेम ग्राम्स हो, ठीक है, जब सेम ग्राम्स हो तब। ये देखें, when 120 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 200 grams of S to form MgS, the limiting reactant। अब देखो यहां गड़बड़ हो गई। यहां देखें ग्राम्स सेम नहीं है। अब ग्राम्स सेम नहीं है तो ये वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा कि जिसका इक्वेशन वाला मास ज्यादा हो, ठीक है। वो भी एक सिंपल कैलकुलेशन। अब मैग्नीशियम का निकालें कितने ग्राम्स हैं? 24। सल्फर के कितने ग्राम्स हैं? 32। हमें तलाश करना है
कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखो, और एमजीएस का मास निकालें तो कितना निकलेगा, मैग्नीशियम का 24 और सल्फर का 32, तो ये हो जाएंगे कितने 656 ग्राम। लिमिटिंग रिएक्टेंट की आपको एक डेफिनेशन याद होगी कि वो रिएक्टेंट जो क्या प्रोड्यूस करे, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो उस रिएक्टेंट को भी क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो क्या प्रोड्यूस करे, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट कम मिले, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब हम इसको करके देख लेते हैं। सल्फर से मैग्नीशियम से प्रोडक्ट निकालें, सल्फर से प्रोडक्ट निकालें, जिससे प्रोडक्ट कम निकलेगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो सपोज हम मैग्नीशियम के लिए निकालते हैं, तो ये कितनी वैल्यू है, जो कैलकुलेट करनी है वो उसको ऊपर रखेंगे 56, जिससे कैलकुलेट करनी है उसको नीचे रखेंगे। फिलहाल मैग्नीशियम से करते हैं, ठीक है। 24 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 120। तो देखो 120, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। 1, ये हो जाएगा 28 इंटू 10, 280 ग्राम किसने दिए, मैग्नीशियम ने। ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है ये। अब हम निकालना चाहते हैं कि सल्फर से कितना मिलता है, दिस इज फॉर मैग्नीशियम, नाउ फॉर सल्फर। अब देखो वही एमजीएस कितना है, 56 ग्राम, डिवाइडेड बाय किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब सल्फर से। सल्फर का कितना मास है, 32। क्वेश्चन में सल्फर की कितनी वैल्यू है, देखो 200। तो क्या होगा, ये देखो होगा 16, ये होगा 28, और देखो ये होगा 8, ये होगा 14, और देखो ये होगा 4, ये होगा 7। देखो सिंपल मैथमेटिक्स, डिवाइड हम करते जा रहे हैं। और देखो 4 की इस पे जाएगी टेबल कितनी दफा, 50। तो देखो 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा, यस 350 ग्राम। अब देखो किसने लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, हाँ, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड लेस प्रोडक्ट, किसने लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, मैग्नीशियम ने की 280, सल्फर ने की 350। तो कौन होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो लेस प्रोडक्ट किसने प्रोड्यूस की, लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस की किसने, मैग्नीशियम ने। तो मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कितनी प्रोडक्ट हो अगर सवाल हो, बल्कि अगला हिस्सा है कि द मास ऑफ एमजीएस प्रोड्यूस्ड विल बी, तो किसको कंसीडर करेंगे, उस अमाउंट को जो लेस होगा। तो लेस अमाउंट कौन सा है, 280। तो ऑप्शन में देखो 280 नहीं है, तो हम नन ऑफ दी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन 280 ग्राम, ठीक है। समझ गए बात, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर इक्वल है, और ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं आप देखेंगे वहां पे इक्वल मासेस हैं, तो जब इक्वल मासेस हैं तो उसको उठाएंगे जिसके क्या हो, ग्राम से ज्यादा निकलें इक्वेशन से। यही क्वेश्चन अगर मैं कर दूं 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 100 ग्राम ऑफ सल्फर, तो फौरन बता देंगे कि सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। मैं कहूं 50 ग्राम मैग्नीशियम 50 ग्राम सल्फर, फौरन बता देंगे सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन अगर अमाउंट चेंज है तो वहां सिंपल इस मैजिकल फार्मूला से कैलकुलेशन करें, जिसका मास कम निकलेगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए बात को, या कोई कंफ्यूजन है? आगे और सवाल देखते हैं, हमने काफी सवाल किए हैं और काफी और करने वाले हैं।
और इसमें हमने कुछ जो दूसरे टेक्स्ट बुक्स हैं जैसे KPK वाला और फेडरल वाला, उससे भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट उठाए हुए हैं। देखिए ये सवाल सिमिलर हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी वेरिएशन है। थोड़ी सी वेरिएशन से क्या होगा, आपके माइंड की अप्रोच खुलेगी, बढ़ेगी अप्रोच कि सवाल को कैसे अटेम्प्ट करें। अब देखिए ये दोबारा सवाल है, व्हेन 8 ग्राम ऑफ H2 and 8 ग्राम O2 are reacted to form H2, identify the limiting reactant। अब इसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए। क्या इक्वेशन है, H2 प्लस O2 एरो H2O। इक्वेशन को बैलेंस करें, तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इधर 2 लगेगा, इधर 2 लगेगा। अब इसके ग्राम्स निकालें, 2 कितने हो जाएंगे 4, ये कितने हो जाएंगे 32, और H2O 18 कितने हो गए 36 ग्राम। अब देखें 8 ग्राम ऑफ H2 एंड O2, तो अब बताओ क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। वेरी गुड, वो जिसका मास ज्यादा हो। किसका मास ज्यादा है, O2 का, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और मास ऑफ O2 H2O प्रोड्यूस्ड, तो कैलकुलेशन में किसको उठाएंगे, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट O2 है तो O2 के मास को उठाएंगे। कैलकुलेट क्या करना है, वाटर, जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है 8 ग्राम, और 8 ग्राम किसके उठाएंगे, H2 के नहीं O2 के। क्यों, क्योंकि O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 8 4, तो क्या आ गया आंसर 9 ग्राम। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 18 ग्राम्स ऑफ C reacts with 40 grams of O2, 80 ग्राम C reacts with 40 ग्राम of O2 to form CO2, find the limiting reactant। और अगले सवाल में यह है कि बताएं CO2 का मास कितना प्रोड्यूस होगा। अब ये सवाल हम यहां पे कर लेते हैं, यहां जगह है तो इधर ध्यान दें। अब देखें इक्वेशन क्या बनेगी, C प्लस O2 एरो CO2। C का मास कितना है 12 ग्राम, O2 का कितना है 32 ग्राम, और CO2 का कितना बनेगा 44 ग्राम। अब देखें ग्राम्स दोनों के सेम नहीं है। अगर ग्राम्स दोनों के सेम नहीं है तो फिर हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे कि जिसका मास ज्यादा हो। फिर क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन से मास निकाल लेंगे, जिसका मास कम निकलेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसकी वजह से। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके देखें। हाँ भाई, यहां कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले कार्बन को लेके कैलकुलेशन करते हैं। C देखो क्या कैलकुलेट करना है 44 प्रोडक्ट को, और हाँ ये ध्यान में रहे क्या हम चेक करेंगे प्रोडक्ट 44 किससे कर रहे हैं, कार्बन से। तो कार्बन का मास कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन में कितना मास है देखो कार्बन का 18, तो 12 2 ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66। अब देखो कार्बन ने हमें दिए 66 ग्राम्स। ठीक है, अब हम निकाल के देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने ग्राम्स देता है। तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन का मास कितना है, ओ कार्बन का वही 44, ऑक्सीजन का 32 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है देखो 40। तो देखो ये क्या होगा, और ये हो गया 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। देखो सिंपल है बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान देंगे केमिस्ट्री के प्रॉब्लम आप यूं कर जाएंगे। सही, अब देखो 11 इंटू 5 क्या होगा 55 ग्राम।
अब देखो, कार्बन से बने 66 ग्राम, ऑक्सीजन से बने 55 ग्राम। तो क्या डेफिनेशन थी लिमिटिंग रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लीस्ट, ये थी। रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तीसरी क्या थी लिखी हुई है कि रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो लीस्ट अमाउंट किसकी वजह से मिला? ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और CO2 का मास जो कम होगा वही आंसर होगा। तो कितना है? मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए बात को? तो आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमने न्यूमेरिकल्स किए, 3-4 एग्जाम्पल्स किए और 8-10 के करीब हमने MCQs किए, प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आप इसको देखें, समझें, ट्रिक 2 जहन में रखें। अगर सारे रिएक्टेंट का मास 1 है तो जिसका मास ज़्यादा हो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हर किसी रिएक्टेंट का मास अलग है तो प्रोडक्ट का मास निकालें, जिसकी वजह से मास कम आए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज़ें जहन में रखें। लिमिटिंग रिएक्टेंट बिल्कुल आसान, सिंपल हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये देखें, हमने मोल एवोगैड्रो में भी यही कैलकुलेशन की थी, स्टोइचियोमेट्री में भी यही कैलकुलेशन की थी। जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर, जिससे कैलकुलेट करना है वो नीचे, और जो क्वेश्चन में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस कंप्लीट्स यूर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 1। ठीक है, तो इसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।